हेलो फ्रेंड्स। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से एक सवाल किया गया था कि बताइए सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी जिंदगी में क्या रही जो बाकी है, जो आप हासिल नहीं कर पाए। तो उसका स्टेटमेंट था कि बॉस, मुझे इतने मार्क्स नहीं थे कि मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मिले। जाहिर सी बात है कि हमारे साथ है सत्यम, जिन्होंने एशिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपना परचम फहराया है। यूज कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसी रही प्रिपरेशन सत्यम आपकी? किस अंदाज में आपने सीयूटी को लेकर अपनी पूरी तरीके से प्रिपरेशन करी और सीयूटी में अपना परचम फहराया? तो प्रिपरेशन मैंने 12th के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश पे मैंने फोकस सबसे पहले रखा और फिर जैसे जैसे सर पढ़ाते जाते थे चैप्टर को, उसका नोट्स बनाने के बाद अपने चैप्टर को रिवाइज किया फिर से। फिर उसके बाद एमसीक्यू बनाया और 12th भी साथ साथ में तैयारी हो रही थी, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी पीवाईक्यू वगैरह लगाते रहते थे। और फिर जब लास्ट में समय जब भी बचता तो सीयूटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू बनाते रहते थे, जिसके कारण एक पकड़ सीयूटी का किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से उसका अरेंजमेंट रहता है, किस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज रहता है, उसका अच्छा खासा अंदाज़ा मिल गया था। और फिर लास्ट में जो है और थोड़ी तैयारी की, रिवीजन चलते रहा और हमेशा के लिए, तो एग्ज़ाम तक आते आते अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी और अच्छे से एग्ज़ाम भी चला गया तो सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत शानदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया। एक खास बात जो हम जानना चाहते हैं, इंस्पिरेशन कब आई? क्या शुरू से ये विचार आपके मन में था कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाना, या फिर क्या, कैसे वो एपिसोड बताइए। तो क्या था ना कि जब लॉकडाउन हुआ था हाँ तो पहले तो मोबाइल चलाने नहीं मिलता था। हाँ उस बिल्कुल। समय मोबाइल मेरे पास रहता था। तो उस समय जो फेसबुक और यूट्यूब हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो उसमें बिजनेस वगैरह के चैनल जैसे होते, थिंक स्कूल है, विवेक बिंद्रा सर के चैनल वगैरह होते थे, तो उसमें बिजनेस केस स्टडी हम बहुत देखते थे। उससे मतलब कि बिजनेस फील्ड और इकोनॉमिक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा जगा और उसमें क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ने लगी। तो इसलिए मैंने फिर कॉमर्स के बारे में, इस कॉमर्स का क्या स्कोप है, किस तरह से इसमें सारी चीज़ें वर्क करती है, इसके बारे में जाना। तो इसमें फिर पता चला कि सीए जो है सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन होता है कॉमर्स में। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका वेल स्टेब्लिश्ड करियर हो सकता है। आप या तो अपना फर्म चला सकते हैं या फिर अपना जॉब भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है। बिल्कुल। तो फिर इसीलिए हम चार्टर्ड कॉमर्स पटना भी आए थे कि पढ़ाई हो जाएगी दोनों भी। तो 11th तक हमने सीए की ही तैयारी करी थी। अच्छा। सीयूटी पे मेरा उतना फोकस नहीं था। लगा कि ठीक है, सीए कर लेंगे तो कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। पर फिर जब 12th में इंटर किए तो पीयूष सर हो गए, समीर सर हो गए और आप भी, तो आप लोगों ने मतलब कि सीयूटी का क्या इंपॉर्टेंस है, एसआरसीसी में अगर आप जाते हैं तो उसमें किस तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक तरह से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि 12th के बाद मतलब सीए से पहले सीयूटी अटेम्प्ट करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में जनवरी अटेम्प्ट दे देंगे सीए का। तो इसलिए हम पहले सीयूटी पे फोकस किए 12th के स्टार्टिंग से ही। जब से उन्होंने सर ने बताया कि सीयूटी का प्रिपरेशन करो, तो उस हिसाब से हम तैयारी करने लगे और लकीली मेरा एसआरसीसी में एडमिशन भी हो गया। वाह क्या बात है। मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, क्लास 12th में 96.6% इस बच्चे का था, जो दिखाता है कि वाकई कितनी काबिलियत इसके अंदर में है, कितना जुनून, कितना जज्बा इनके साथ रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं, ये स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो टीचर को छोड़ते नहीं थे, उनके पीछे लगे रहते थे। मैं इस बात का आई विटनेस हूं कि वो पीछे लगे रहते थे कि हाँ मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें समझाएं। जो स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, स्टूडेंट खुद मेहनत करता है, टीचर का काम गाइड करना होता है, हम गाइड करते हैं, लेकिन ओरिजिनल मेहनत वो आप ही करते हैं और इसी वजह से रिजल्ट होता है। एक और खास बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में क्या ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? बेसिकली वो टॉप कॉलेज है, तो कोई भी चीज़ हाईएस्ट होती है तो उनको पाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो सबसे टॉप कॉलेज है कॉमर्स के फील्ड में, तो इसलिए एसआरसीसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता था। तो और हो गया तो और अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो एसआरसीसी में हो गया है। अब वहाँ पे जा करके सीए भी करना है साथ में, और जो एसआरसीसी में जो बीकॉम ऑनर्स जो करना है वो तो करना ही है। तो कहने का मतलब है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आप जा रहे हैं, जहां से बीकॉम ऑनर्स भी करेंगे, हम्म, अलोंग विद दिस सीए भी आप परस्यू करना चाह रहे हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अपने जो जूनियर हैं, जो अभी हम्म, क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, हम्म। उनको आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे, कैसा उनका अप्रोच रहे, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनकी, जिससे कि सीयूटी में आप वो बढ़िया कर पाए, एसआरसीसी जैसे कॉलेज अगर उनको मिलना है
तो उसके लिए वो कैसा अप्रोच रखे कि कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़े, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा बताएं। हाँ, तो देखिए मैं आपको जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ड सब्जेक्ट होता है सीयूटी के लिए इंग्लिश में, क्योंकि वो क्या होता है ना कि उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है बहुत ही वेग है। आप उसमें कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या चीज़ कहाँ से पूछी जाएगी। उसमें वोकैब पार्ट होते हैं, वोकैब में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें आती है। फिर ग्रामर पोर्शन भी आता है। तो बहुत ही सिलेबस वेग दिया हुआ है। आपको पता नहीं है कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे या आपको वोकैब सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ग्रामर पोर्शन से। तो सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश में ही ध्यान देना होगा। अगर आप अभी से तैयारी चालू करते हैं तो आप मई तक आते आते जो है आप बहुत अच्छे खासे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंग्लिश का जो तैयारी करें तो एसएससी का जो सिलेबस होता है ना उस टाइप को देखते हुए करें। हालांकि एसएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सीयूटी में, उससे कम ही रहता है, पर जो वर्ड्स होते हैं वोकैब में वो सारे सिमिलर ही रहते हैं। तो आप अगर उस सारी चीजों को लेकर के तैयारी कीजिएगा इंग्लिश में तो आप अच्छे से एक सीयूटी में स्कोर कर पाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमको लगता है क्या कि कॉम्प्रिहेंशन अगर हम नहीं भी करें तो हम अपने से वहाँ एग्जाम में सोच करके दे देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कभी कॉम्प्रिहेंशन इजी आता है तो आप बच जाते हैं, पर बहुत बार लक साथ नहीं देता है तो आपको हार्ड कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग उस तरह का नहीं बन पाएगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को आंसर। तो इसलिए आप रोज या फिर अल्टरनेट डेज में भी 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन जरूर लगाइएगा। और फिर अगर हम अकाउंटेंसी पे आए तो अकाउंटेंसी में क्या है, सीयूटी में थ्योरी पोर्शन ज्यादा वेटेज रहता है। पर ये जैसे मेरा जो शिफ्ट था उसमें थ्योरी पोर्शन थे ज्यादा, पर किसी किसी में होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो होते हैं वो 1 मिनट में बनने लायक हो जाते हैं। तो आप बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सरोज सर मुझे पढ़ाते थे, तो सर का एक यूएसपी है कि वो बहुत ही धीरे धीरे सारी चीजों को लेके चलते हैं, तब भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं टाइम पे और अच्छे से पढ़ा भी देते हैं। उन जो पढ़ाते थे पहले उनका ये रहता था कि आप पहले बुक मत खोलिए, जो हम पढ़ाते हैं उस तरीके से आप पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन दे दिया जाता था कि आप इस बुक से आपको ये क्वेश्चन हाँ बनाना है। और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम क्या करते थे कि जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता था वो भी हम कर लेते थे। इसी तरह मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बन जाता था तो थ्योरी पे मेरा कमांड हो जाता था। तो लास्ट में जब सारा मान लीजिए फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल्स में मैंने डीके गोयल का बुक कंप्लीट कर लिया। तो फिर उसके बाद थ्योरी पोर्शन मैंने एनसीईआरटी से देख लिया तो मेरा सारा हो गया। और लास्ट में बीच में जब भी मन करता तो कोई अल्टरनेट डेज में या वीकली बेसिस पे हम फंडामेंटल्स को, जैसे अभी अगर एडमिशन चैप्टर चल रहा है तो हम फंडामेंटल्स के क्वेश्चन कर लेते थे तो बीच में। तो इससे क्या होता था, फंडामेंटल्स का रिवीजन हो जाता था और साइमल्टेनियसली एडमिशन चैप्टर भी हो जाता था। तो इससे मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पकड़ हो गया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरी पे ही बेस्ड होता है, तो थ्योरी पे भी पकड़ हो जाता है। तो आप लास्ट में बस एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए सीयूटी बेस्ड और तुरंत हो जाएगा। अकाउंटेंसी में ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और बीएसटी में खास करके आपको और कोई सब्सिडरी बुक क्या कहते हैं सेकेंडरी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप बस एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, जो सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए, किस तरह से कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है तो उसका क्या वर्किंग है, उस तरह का केस स्टडी आप बनाइए तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, आप पढ़ेंगे रीडिंग डालेंगे तो उसको आप ध्यान में आ जाए कि हाँ ये लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वही केस बेस्ड में क्वेश्चन पॉइंट डाल दिया जाता है पैसेज में, फिर पूछता है कि ये फीचर है या फिर इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और फिर लास्ट में जब आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाता है आपको लगता है कि हाँ अब कर लिया। और वीकली बेसिस, अल्टरनेट और डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। ज्यादा समय लगता नहीं है एमसीक्यू बनाने में। आप अगर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चलाना था उसके जगह आप सीयूटी का क्वेश्चन बना लीजिए, वो हो सकता है। और फिर बचा इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर उसमें क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें रोट लर्निंग कर ही नहीं पाओगे। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना है। आप उसको जो सर पढ़ाते हैं उस पर पढ़िए, फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं संदीप गर्ग वगैरह का बुक होते हैं उनसे आप क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू उनसे बनाइए, पीवाईक्यू वगैरह में जितना आप इको में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन उतना आपके लिए बढ़िया है। तो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। बिल्कुल। और रिवीजन भी जो आप करते हैं तो उसको भी अच्छे से कीजिए। मान लीजिए कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज से, तो अगर उसको रिवाइज करना है पहली बार में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीबीएसई के लिए भी तैयारी करना है तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे।
तो वो सारी चीज़ों को याद रखिए। और फिर जब आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा के लिए याद रहती है, जो नहीं जल्दी भूलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि भूला जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप उसका स्टिकी नोट्स बनाइए, उसको आप उस पर डाल दीजिए और उस पर क्या कहते हैं, ध्यान देते रहिए। और दूसरा आपको ये करना है कि जो जो चीज़ें आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है और जो हम भूल रहे हैं उसको टिक मार्क कर लीजिए। और जब भी आपको रिवीजन करना हो सबसे पहले उसको गो थ्रू करना है, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और रिवीजन बेसिस आप करते रहेंगे। रिवीजन आप करते रहिए हमेशा, और लास्ट तक आते आते भी बोर्ड्स के बाद भी आपको क्या कहते हैं, बोर होने लगोगे कि जो है कि अब तो खत्म हो गया है, कर ही लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिवीजन कर लेते हो। पर ऐसा नहीं होगा। क्या कहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली आपका बढ़ जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है अगर अच्छा आ जाता है तो। पर ऐसा करना नहीं, आपको उसके बाद भी आप जितना पढ़ते थे उससे ज्यादा ही बल्कि पढ़ना है, तभी जाकर के आपका हो पाएगा। मेरा तो जैसे ओबीसी था तो मिल गया सपोर्ट, पर अगर जनरल कैंडिडेट रहते तो नहीं हो बिल्कुल पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझसे ये गलती हुई थी, बोर्ड्स के बाद मैंने स्टडी आवर बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था। मुझे लगा कि ओके। आराम से हम कर सकते हैं, जिसके वजह से मेरा नॉर्मलाइज तो घटा ही घटा, 900 के आसपास स्कोर था, रॉ स्कोर। राइट। पर नॉर्मलाइज में 50 मार्क्स के आसपास कट गए थे नंबर। अच्छा। पर वो तो खैर चलिए, वो लक पे डिपेंड करता है। पर उससे भी ज्यादा वो मैंने गलती किया कि लास्ट में आते आते जो है मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया पर उसको रिवाइज अच्छे से नहीं किया, इसके वजह से स्कोर भी कम रहा। लेकिन फिर भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिला, हाँ, मिल ये गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम्म। आपके अकॉर्डिंग स्कोर कम रहा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनके लिए तो आप एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। तो ये है हमारे सत्यम, शानदार तरीके से इनका परफॉर्मेंस आपने देखा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया, हम सबको इन पर बहुत ही गौरव है, नाज है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं थैंक फिर यू से। सर। और आपसे एक प्रॉमिस है कि आप जब भी पटना आएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने कोचिंग आएंगे, सीसी आएंगे, और यहाँ से चूंकि आपकी यादें जुड़ी हुई है, हमसे आपकी यादें जुड़ी हुई है, तो आपसे लगातार बातचीत उस टाइम पर भी होगी। कुछ इंसाइट्स आपसे जरूर हम लोग लेंगे, ताकि आने वाले जो जनरेशन्स हैं जो आगे चलकर ट्वेल्थ के बाद फिर सीयूटी का प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। यही सब चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अभिनंदन, स्वागत, शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।